हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड ऑफ केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज बेटा हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या है, क्रॉप हाइपोथेसिस क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लोथर-मेयर कर्व। लोथर-मेयर कर्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि लोथर-मेयर कर्व क्या है। सबसे पहली चीज तो ये बेटा कि जो लोथर-मेयर है और मेंडलीफ दोनों लोगों की जो हाइपोथेसिस है, जो थ्योरी है, वो दोनों एक साथ आए थे, एक ही सन में आए थे दोनों थ्योरी। लेकिन मेंडलीफ पब्लिश पहले करा ले गए, इसलिए मेंडलीफ को ही पूरा श्रेय जो है मेंडलीफ को ही जाता है। जबकि लोथर-मेयर ने भी वही काम किया था जो मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ ने भी एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था और लोथर-मेयर ने भी एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट को क्लासिफाइड किया था। तो लोथर-मेयर ने एक कर्व दिया और वो कर्व कुछ इस प्रकार से है कि जो कर्व बनाया गया है, इस कर्व के पीक पॉइंट पर, ये जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, पीक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इन्होंने एल्कली मेटल्स को प्लेस किया और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या किया, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एकदम बॉटम पॉइंट पर इन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यानी हाइड्रोजन एलिमेंट्स को क्या किया, इन्होंने प्लेस किया। तो इस लोथर-मेयर कर्व में हम लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट, इन दिस कर्व alkali metal are placed at the peak of the curve। कर्व के पीक पॉइंट पर इन्होंने क्या प्लेस कर दिया, एल्कली मेटल्स। दूसरा पॉइंट क्या इन्होंने किया, नंबर 2, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, are placed in decreasing order, डिक्रीजिंग ऑर्डर पर इन्होंने क्या कर दिया, एल्कलाइन अर्थ मेटल को प्लेस किया। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, हाइड्रोजन एलिमेंट्स are placed bottom of the curve। इन्होंने क्या किया, एक कर्व बनाया और कर्व जो था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच बनाया था, यानी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया और वो एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, उस एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच इन्होंने एक कर्व बनाया। उस कर्व में बेटा पीक पॉइंट पर इन्होंने क्या किया, एल्कली मेटल को प्लेस किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एल्कलाइन अर्थ मेटल को प्लेस कर दिया और एकदम बॉटम साइड पर, एकदम नीचे की डायरेक्शन में इन्होंने क्या किया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सारे एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, प्लेस कर दिया। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। हो गया, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव साहब ने अपनी कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी दिया था, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया था, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेंडलीव ने भी अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास के ऊपर बनाया था, एटॉमिक मास के। मेंडलीव ने क्या कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करें, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी वो एक ही ग्रुप में प्लेस होंगे, यानी एक ही ग्रुप में आएंगे। यानी फिर से इसको समझिए, इन्होंने कहा क्या था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो सेम प्रॉपर्टी यानी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक ही ग्रुप में आएंगे। ये मेंडलीव की हाइपोथेसिस थी। मेंडलीव ने क्या कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करें तो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम ग्रुप में आएंगे। ये मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ थी। और ये पीरियोडिक लॉ किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक मास के ऊपर। यानी कहा जा सकता है कि द फिजिकल एंड chemical property of elements are periodic function of its atomic mass, periodic function of its atomic mass। अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट जो होंगे वो बार बार रिपीट करेंगे। उनकी जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो एलिमेंट्स बार बार रिपीट होंगे, अर्थात वो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आएंगे और एक ही ग्रुप में वो एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मेंडलीव ने क्या कहा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। यानी अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं तो जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी वो सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्लेस हो जाएंगे। क्लियर बेटा? चलिए अब जरा हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इनका टेबल बनाते देखते हैं कि इनकी टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टी रही है, या इनका टेबल इन्होंने अपना टेबल किस बेस पर और किस तरीके से क्लासिफाइड किया। प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखते हैं इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से क्लासिफाइड किया था। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था बेटा वो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन में इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड किया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल are divided into 7 horizontal line। क्लियर है? इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को 7 हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड किया और इन 7 हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड।
second horizontal line is called period. Is called period. दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया? दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया Mendeleev periodic table are divided into 8 vertical line. 8 vertical line are called group. क्लियर है? जो वर्टिकल लाइन में इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में इन्होंने डिफाइन किया था उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट, except zero group all the groups are divided into two subgroup। जीरो ग्रुप को छोड़ करके जितने भी ग्रुप इन्होंने दिए थे उन सब को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जीरो ग्रुप तो बेटा जीरो ग्रुप और 7 ग्रुप को छोड़ करके इन्होंने सभी ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए और बी। अब जब हम लोग पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, तब हम उससे देखते हैं किस तरीके से इन्होंने क्लासिफाइड किया। तो अगर आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखें बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर लिथियम है और उसके ऊपर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। क्लियर है? इसके जस्ट बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। इसके बाद अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो कैल्शियम से स्टार्ट है, तो बीच में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, मैं वो भी डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा बहुत। आपका स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम, टाइटियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इसके बाद आप देखेंगे तो पी ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट होता है। पी ब्लॉक का जो एलिमेंट स्टार्ट होता है बोरॉन से स्टार्ट होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। उसके बाद आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। फिर आगे बढ़ेंगे तो फ्लोरीन,
और अस्टर्टेन। इसके बाद हमारा आ जाता है जीरो ग्रुप, और उस टाइम पर यानी मेंडलीव के टाइम पर जीरो ग्रुप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, एक्स ग्रुप की डिस्कवरी। वास्तव में यहाँ तक एक्स ग्रुप हो जाता है, तो ये जीरो ग्रुप इसको बोलते हैं। उस टाइम पर डिस्कवरी इसकी नहीं हुई थी, और ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से बेटा वाइबियम से स्टार्ट होता, वाइबियम, जर्मेनियम, मॉलिबेडेनम, इस तरीके से स्टार्ट होता आपका। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हो गई आपकी पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगी आपकी दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगी तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगी चौथी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगी पांचवी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगी हमारी छठी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो जाएगी हमारी सातवीं हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड और ये सेवंथ पीरियड। क्लियर है मतलब? अब अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचे तो ये हो जाएगी हमारी पहली वर्टिकल लाइन, ये हो जाएगी दूसरी वर्टिकल लाइन। अब इसको छोड़ देना, अभी बीच में नहीं देखना आपको। ये हो जाएगी हमारी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और ये हो जाएगी सातवीं। एक वर्टिकल लाइन में हमने डिवाइड किया था, और एक ग्रुप में जो है उस समय डिस्कवरी नहीं होती तो जीरो ग्रुप रखा गया। तो ये हो गया, इसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हो जाएगा सेकंड ग्रुप, ये हो जाएगा हमारा थर्ड ग्रुप, ये हो जाएगा फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सॉरी थर्ड ग्रुप, ये हो जाएगा फोर्थ ग्रुप, ये हो जाएगा फिफ्थ ग्रुप, ये सिक्स्थ ग्रुप हो जाएगा, और ये सेवंथ ग्रुप हो जाएगा, ये एट्थ ग्रुप हो जाएगा, जिसे हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने क्या किया, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन में अपने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड किया, डिवाइड किया, जिसे हम लोग पीरियड बोलते हैं, और एक वर्टिकल लाइन में उन्होंने डिवाइड किया, जिसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं। अब बात आती है कि ये सब लोग कौन है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यही है सब ग्रुप। ये जो डिवाइड किया गया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब ग्रुप। तो ये जो ऊपर ग्रुप हम लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप। तो ये हो गया फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप। ये हो गया हमारा ए ग्रुप। और ये जो लाइन डिवाइड की है इसे हम कहते हैं बी ग्रुप, यानी ये सब ग्रुप है। तो ये हो गया फर्स्ट बी ग्रुप, ये हो जाएगा सेकंड बी ग्रुप, ये थर्ड बी ग्रुप। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ए ग्रुप और ये हो गया बी ग्रुप, जो इन्होंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल को दो सब ग्रुप में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? चीजें समझ में आ गई? देखो चौथा पॉइंट हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं। 3 पॉइंट तक तो हम लोगों ने पढ़ लिए, मैं ये बीच में ही लिख देता हूँ, जगह नहीं है। तो चौथा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को देखने के बाद चौथा पॉइंट हम लोगों को क्या समझ में आ सकता है। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग कह सकते हैं बेटा कि ये जो पहला पीरियड है इसमें केवल एक एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट यहाँ पर क्या है, हीलियम। पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग इसे कहते हैं वेरी स्मॉल पीरियड। चीजें समझ में आ गई यहाँ तक? दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरे और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। चौथे और पांचवें को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसमें 18 ग्रुप है। और 6th और 7th यानी लास्ट के दो ग्रुप का पीरियड है, इन्हें हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका पीरियोडिक टेबल पूरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। और हाँ, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम
गैलियम आता है, उस टाइम पर गैलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में ये जो प्लेस है ये पूरी तरह से वैकेंट रखा था और इन्होंने कहा था कि एल्युमिनियम के नीचे जो भी एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को हम लोग इका एल्युमिनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इका एल्युमिनियम। कभी आपसे पूछा जाता है इका एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम के जस्ट नीचे की जो एलिमेंट है उसकी डिस्कवरी उस टाइम पर नहीं हुई थी, इसलिए मेंडलीव ने कहा था कि ये इका एल्युमिनियम। इका का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट यहाँ पर आएगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? एल्युमिनियम और बोरान से मैच करेगी, इसलिए इन्होंने कहा कि ये क्या है? इका एल्युमिनियम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक इसी तरीके से इका सिलिका भी होता है, उस टाइम पर जर्मेनियम नहीं आया था, इसलिए सिलिका के नीचे जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? इका सिलिका। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई अंतर परिवर्तन नहीं है सर। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ड्रॉबैक क्या है मेंडलीव का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले जरा हम लोग ये देख लेते हैं कि मेंडलीव का ड्रॉबैक क्या है, यानी हम लोग पढ़ सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का प्लेस डिफाइन नहीं था कि हाइड्रोजन किस प्लेस पर रखा जाए। द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन आर नॉट डिफाइंड। हाइड्रोजन का प्लेस डिफाइंड नहीं था कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के साथ रखा जाए या फिर हाइड्रोजन सेवंथ ग्रुप के साथ रखा जाए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 1 आएगा, तो लिथियम अपने आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हुआ, तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना क्या बना लेता है? H+ बना लेता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच कर गई? लिथियम से। अगर ठीक इसी तरीके से फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 7 आएगा, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़ता है तो इसको तोड़ते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? रिलीज भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अब किससे मैच करने लगी? हाइड्रोजन ग्रुप से। तो ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या सेवंथ ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों ग्रुप के एलिमेंट से मैच करती है। तो पहला ड्रॉबैक इनका ये हो गया कि हाइड्रोजन का प्लेस में डिफाइन नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट जरा देखो ध्यान से, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। क्लियर है? जो यहाँ नीचे लिखा जाता है इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर डिजिट लिखी जाती है इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। अगर प्रोटियम का एटॉमिक मास देखें तो 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है, ट्राइटियम का एटॉमिक मास 3 है। क्लियर है? अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मेंडलीव ने एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो हाइड्रोजन को कितने प्लेस मिलने चाहिए थे? 3 प्लेस। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास
पर देखो इसका आइसोटोप्स का एटॉमिक मास क्या है, 84 है, ये 1 है, इसके बाद 1H2 को आना चाहिए था, इसके बाद 1H3 को आना चाहिए था, जबकि हाइड्रोजन का प्लेस मेंटली खुद ही नहीं डिफाइन कर पाए थे, तो आइसोटोप्स का प्लेस क्या डिफाइन करेंगे। यानी हम कह सकते हैं मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें आइसोटोप्स और आइसोबार्स का प्लेस कभी डिफाइंड नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बेटा the place of isotopes and isobars is not defined, आइसोटोप्स और आइसोबार्स का प्लेस के डिफाइन नहीं कर पाए थे। क्लियर है आपको? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8th ग्रुप के लिए कोई प्लेस नहीं था। द प्लेस ऑफ 8th ग्रुप का प्लेस डिफाइंड नहीं था। 8th ग्रुप का प्लेस क्या था, डिफाइंड नहीं। चौथा पॉइंट क्या, F ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका प्लेस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं डिफाइन किया गया था। F ब्लॉक एलिमेंट्स, the place of F block elements are not defined। F block का जो प्लेस था वो डिफाइंड नहीं। क्लियर है ना? चलो अब जरा हम आपको बता देते हैं कि कितने एलिमेंट्स को मेंडलीव में रखने में गलती की। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको मेंडलीव में रखने में गलती करनी थी, कौन कौन से हैं जरा आप ये देख लीजिए। आर्गन, ये 8 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में रखने में गलती कर दी। कैसे गलती की तो हम बता देते हैं, पहले आप इनको याद करने का तरीका नोट कर लीजिए। आप इन्हें कैसे याद रखेंगे, अरे खान, देवी, आई मीन्स माँ होता है, महाराष्ट्र में आई बोलते हैं, देवी आई। थापा, थापा कोई एक नाम है, थापा को नहीं जानती, नहीं जानती। क्लियर है? अब देखिए कैसे इन्होंने गलती की थी, हम लोग समझा देते हैं आपको। तो अगर हम लोग ग्रुप डिफाइन करें, फर्स्ट ए ग्रुप तो ऊपर लिथियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कैल्शियम। जीरो ग्रुप की बात करें तो ऊपर हीलियम है, नियॉन, आर्गन, कैप्टन, जेनन और रेडॉन। तो ये होगा बेटा फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। अगर हम लोग आर्गन का एटॉमिक मास देखें, आर्गन का एटॉमिक मास, तो आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.96 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39.92। अच्छा देखो ध्यान से, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम से ज्यादा है, इसलिए पोटेशियम को बाद में रखना चाहिए था, आर्गन को पहले
आर्गन को थर्ड पीरियड में रख दिया और पोटेशियम को फोर्थ पीरियड में रख दिया, जबकि इसका एटॉमिक मास कम है और इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। क्लियर है बेटा? तो इन एलिमेंट्स को इन्होंने रखने में क्या कर दिया था, गलती कर दी है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।